आपका आज के करंट अफेयर सेशंस में। टोटल 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे आज, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है आज का राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ओके। सेकंड है भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। और लास्ट है ऑक्सफैम ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट जारी की है। इन 3 टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, पूरा का पूरा जो ये स्टेटमेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ की पॉइंट है जो कि हम अगर रिमाइंड रखेंगे तो एग्ज़ाम में अगर वहाँ से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं या कहीं से रिकनेक्ट हो रहा है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हम पहले आज टॉपिक बात करेंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2030 मनाया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है और एग्ज़ाम के व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें पहला क्या है कि यह प्रतिवर्ष भारत में प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो इस डेट को आप नोट कर लेंगे कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका मोटिव क्या है। तो देखिए, जो भारत में स्टार्टअप इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट को एक आइडेंटिफिकेशंस देना, उसको प्रमोट करना, यानी उसको एक पहचान देना, पहचान देने के लिए उत्सव मनाया जा रहा है। तो अगर मोटिव आता है तो आप बताएंगे कि जो स्टार्टअप है उसके इन्वायरमेंट को एक वैल्यू देना, उसको एक आइडेंटिफिकेशंस के फॉर्म में स्टेबल करना, प्रमोट करना, इसके लिए ये मनाया जाता है और लोगों में अवेयरनेस पहुंच सके स्टार्टअप के लिए। जो यूथ हैं, भाई आज के समय में सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप कर रहे हैं यूथ ही तो कर रहा है ना, तो उनके लिए इस चीज़ को पहुंचाने के लिए ये चीज़ें मोटिव बनाई गई है कि इनके द्वारा ये पहल किया गया है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आप याद रखेंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो हालांकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस यहाँ पे आया तो मैंने बताना चाहा कि DPIIT को कहते हैं डिपार्टमेंटल ऑफ द प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इनके युति से इसको मनाया जाता है, इसको शुरू किया गया है, इसका पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग की जाती है। और भारत में स्टार्टअप समुदाय की सफलताओं को जश्न मनाने के तरीके के रूप में 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का स्थापना किया गया था। पहला राष्ट्रीय जो स्टार्टअप दिवस है 2022 में मनाया गया था। देखिए, यहाँ से हमें 2-3 पॉइंट मिला है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्या है कि पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2022 में मनाया गया और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किनके द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशंस ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आई होप कि यहाँ से हमें जो एग्ज़ाम के कंटेंट मिलने थे वो हमने यहाँ से निकाल लिया। ओके। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशंस वीक। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशंस वीक का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो कि मैंने ऊपर देखा है, द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप 10 से 16 जनवरी को पूरे सप्ताह में किया जाता है। तो अपने ऊपर देख चुका है। अगर आप इसको अलग से भी देखना चाहते हैं तो आप नोट कर लेना। ओके। और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस में अगर आ गया कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशंस वीक और ऑप्शन में आ गया वहाँ पर, यहाँ पे मान लीजिए जो जनवरी है 10 से 16 जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, कुछ भी दे देगा ऑप्शंस में, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 से 16 जनवरी। ओके। और ये मंत्रालय किस कमीशन और किस समिति के द्वारा मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, जो सेकेंड है टॉपिक, भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। देखिए, अब हम इस पे बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हरित हाइड्रोजन होता क्या है। हरित हाइड्रोजन क्या होता है।
ओके। सो देखिए, जो हरित हाइड्रोजन्स की बात हम कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन्स गैस की बातें की जा रही हैं। बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन्स गैस की बातें की जा रही हैं। ओके। अब यहाँ पर हरित वर्ड का क्या है? जब हम हाइड्रोजन्स गैस का उत्पादन जब हम हाइड्रोजन गैस का उत्पादन अक्षय ऊर्जा के माध्यम से करते हैं, तो उस हाइड्रोजन्स गैस को हम हरित हाइड्रोजन्स कहते हैं। अब अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या है? तो अक्षय ऊर्जा, जो अक्षय ऊर्जा है, इसमें क्या क्या आता है? पानी, हवा, सौर ऊर्जा। पानी, हवा, सौर ऊर्जा का जब हम इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा के रूप में, प्रोडक्शंस के रूप में, तो यहाँ से जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्पादन नहीं होता है। और जिस उत्पादन में ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन न हो, यानी अनवांटेड गैसों का उत्पादन न हो, ऐसा गैस जो कि ओजोन लेयर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायी हो, अगर उसका उत्पादन नहीं हो रहा है तो हम उसको अक्षय ऊर्जा का माध्यम मानते हैं। तो पानी, हवा और सौर के माध्यम से, यानी अक्षय ऊर्जा के माध्यम से जब हम हाइड्रोजन्स गैस का उत्पादन करते हैं तो वो उसको हम हरित हाइड्रोजन्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम हरित हाइड्रोजन के बारे में जान गए। अब सरकार की क्या योजनाएं, हम इसको देख लेते हैं। सो हरित भविष्य की ओर बढ़ते हुए भारत सरकार ने भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, और 2030 तक इनका टारगेट है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता हासिल करना है प्रति वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना, अगर ऑप्शंस में आता है तो आपको पता होना कि 2030 तक भारत का क्या टारगेट है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन प्रति वर्ष उत्पादन करना है। ये भारत सरकार का इनका टारगेट है। ठीक है। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी को 19,744 करोड़ रुपए के व्यय बजट के साथ मंजूरी दी है। देखिए, वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, तो आप ये याद रखना पॉइंट। ठीक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अधिकार जो प्राप्त समूह है, सो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अधिकार प्राप्त समूह की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। ओके। इसमें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी होंगे, नीति आयोग के सीईओ भी होंगे, और विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ साथ उद्योग जगत के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। यह समूह मिशन के संचालन और कार्यान्वयन और मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रगति की निगरानी करने और मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे जो नए नीति आयोग के जो सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर उनका नाम जान लें तो श्री परमेश्वर अय्यर। ओके, श्री परमेश्वर अय्यर। ओके। और पहले कौन थे? तो श्री अमिताभ कांत थे। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें चीज़ें क्लियर हो गई, सारे कंटेंट को हमने जानने का कोशिश किया। सो पहला हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। ये आप जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल चॉइस भी बनाया जा सकता है कि किन की इन्वॉल्वमेंट है, किन की इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्योंकि जो भी पढ़ो ना, एक ही बार पढ़ो, तरीके से पढ़ो, डीप पढ़ो तरीके से। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट आज यहाँ का है कि ऑक्सफैम ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ऑक्सफैम। तो पहला यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर आ जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ऑक्सफैम ने जारी किया है। किस मंच के अंतर्गत? तो विश्व आर्थिक मंच, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्गत यह किया गया। अब इसमें एग्जाम के लिए हम देख लेते हैं क्या है, और हमारी जानकारी के लिए। सो ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक अध्ययन के अनुसार भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिएगा, अभी ये रिलीज हुआ है, आने वाले समय में काफ़ी डिबेट का मुद्दा बनेगा ये। ठीक है। जबकि नीचे की आधी आबादी के पास केवल 3% संपत्ति है। और विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक अध्ययन जारी किया गया है। तो आपको नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में आपको रिमाइंड रखना है। भारत के अरबपतियों पर कर लगाने
से असमानता को दूर करने में कैसे मदद मिल सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बात कहा गया है राइटर के द्वारा कि यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर 5% कर लगाने से बच्चों का जो स्कूल वापस लाने का, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, ठीक है, पर्याप्त पैसा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि भारत के अरबपतियों को उनकी कुल संपत्ति पर 2% की दर से एक बार कर लगा दिया जाता है या लगा दिया जाए तो यह अगले 3 वर्षों के लिए देश में कुपोषित के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की आवश्यकता का समर्थन करेगा। देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार कर लगाने पर 1.37 करोड़ रुपए, जो कि वर्ष 2022-23 के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 86,200 करोड़ रुपए और आयुष्मान मंत्रालय के लिए 3,050 करोड़ रुपए द्वारा अनुमानित धन से 1.5% गुना अधिक है। ओके, सो ये है व्यू कि अगर हम जो उद्योगपति हैं, जो रिचेस्ट उद्योगपति हैं, अगर उन पे हम टैक्स लगाते हैं उनके आय पर, तो हमारे देश के आय में कितनी बढ़ोतरी होगी और हमारी योजनाओं में कितना सहायक होगा। ठीक है, सो आय पर लैंगिक असमानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो रिपोर्ट आय पर लैंगिक असमानता के प्रभाव पर भी प्रकाश डालती है। इसमें कहा गया है कि महिला श्रमिकों को एक पुरुष कार्यकर्ता द्वारा कमाए गए प्रत्येक 1 रुपए के मुकाबले केवल 63 यानी 63 पैसे मिलते हैं। ओके, सो एवरीबॉडी, आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे। ये टोटल 3 पॉइंट था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमने डिस्कस किया है। अगर आपको एग्जाम के रिलेवेंट लगता है कि बातें यहाँ पर हुई हैं तो प्लीज़ छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।